हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति नैन। मेरा नाम है ज्योति और इस सीरीज़ को बीच में थोड़ा ब्रेक आ गया था तो मैंने स्टॉप कर दिया था। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज रहती है मेरे पास, तो मैंने इसको थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दिया था। तो मैं इस सीरीज़ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहूँगी और इसके लिए थोड़ा सा आपसे माफ़ी भी चाहती हूँ। मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था, लेकिन दोबारा से मैं इसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, रेस्टोरेशन एज में हमने इससे पहले किया है रेस्टोरेशन कॉमेडी, जिसको कॉमेडी ऑफ मैनर भी बोला जाता है। उसमें सबसे लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर 8th, उसमें हमने किए थे जॉन वैन ब्रो, और इससे पहले थे विलियम कोंगरी, विलियम वाइचरले। ठीक है, जो हमने बहुत अच्छे से कर लिए थे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बार बार बोलती हूँ, जो मैं करवा रही हूँ उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आज हम करेंगे डायरी राइटर्स, और इस लेक्चर के बाद लेक्चर 10 होगा, जब हमारा ये रेस्टोरेशन एज खत्म हो जाएगी। लेक्चर 10 में हम करेंगे हमारे पैम्फलेट राइटर्स। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं डायरी राइटर्स, और ये रेस्टोरेशन एज का 9th लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेस्टोरेशन कब से कब तक थी, थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं। रेस्टोरेशन एज थी 1660 से लेकर 1700 तक। तो सबसे पहले हम डायरी राइटर्स बोल रहे हैं। ये डायरीज होती क्या है, इसके बारे में देखते हैं हम। डायरीज रिटर्न इन रेस्टोरेशन पीरियड प्रोवाइड्स अस इंसाइट इनटू द डे टू डे लाइफ ऑफ दैट पीरियड। मतलब डायरी क्या होती है? डायरी, जैसे कि आपको भी बचपन में बोला होगा, जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते थे, भाई अपने पास एक डायरी रखा करें और अपनी जो पूरे दिन की जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होती हैं उसमें राइट डाउन कर लो, जो आपको अच्छी लगी या जैसे भी आपके एक्सपीरियंस रहे। ठीक है, हमें ऐसा बोला गया था बचपन में। ठीक है, हमें मतलब आपका नहीं पता, हमारे पेरेंट्स बोलते थे भाई अपने पास डायरी रखना चाहिए। एक डायरी होती है, हम स्कूल में रखते थे अपने पास, है ना, स्कूल में, जिसमें होमवर्क नोट डाउन करते थे हमारा। एक टाइप से वो टारगेट ही सोच सकते हैं उसको भी हम, जो स्कूल में होमवर्क करते थे, मैंने ये करना है इस काम को, और नेक्स्ट डे टीचर्स के सामने जाके चेक करवा लेना है। ठीक है, लेकिन वो इससे बिल्कुल अलग होती है। जो डायरी होती है, हम एक डायरी रखते हैं अपनी प्रॉपर, वहाँ पे ऊपर सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, फिर उसमें अपनी पूरे दिन की क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा वो प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो ये होती है हमारी डायरी। ठीक है, और जो डायरी राइटर्स हैं, मतलब जिनकी कुछ इंपॉर्टेंट डायरी मिली है, उनको डायरी राइटर्स बोल रहे हैं हम। ठीक है, दीज डायरीज, मतलब ये कोई लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी जाती, बस एक्सपीरियंस लिखा जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं हम ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंट क्या है? जब भी आप, अगर आपको बोला जाता है या फिर आप अपने मन से डायरी लिख रहे हो, अपनी डे टू डे लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उनको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसमें क्या लिखोगे? कुछ ना कुछ तो आपका जो सोशल कंटेक्स्ट है वो उसमें झलकेगा ना। कुछ तो इवेंट्स ऐसी होंगी ना जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगी। पॉलिटिकल है, कल्चरल है, ये कुछ भी है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट, कुछ ना कुछ झलक आपके समाज की, आपके जो भी आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, वो कुछ ना कुछ आपको इन्फ्लुएंस करेंगी, और वो उनकी झलक दिखेगी आपकी डायरी में। तो उससे हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उस टाइम पीरियड में किस टाइप का सरकमस्टेंसेस रही होंगी, है ना। तो इसी टाइप से हमें दो तीन राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं, सैमुअल पिपी एंड जॉन एवलिन, जिनकी डायरीज हमें मिली हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं वो कौन सी डायरीज है। और सबसे पहले बात थी यही थी, ये लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखे गए हैं। दीज डायरी वर नोट रिटर्न विद ए इंटेंशन ऑफ बीइंग रीड बाय अदर्स। मतलब हाँ, डायरी ये तो होती है ना भाई, किसी पर्सनल डायरी हमें रीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी इंटेंशंस होती हैं, हमें खुद भी सिखाया जाता है, और हम ऐसा एक्सपेक्ट भी करते हैं, हमारी हमारी परमिशन के बिना हमारी डायरी कोई रीड ना करे। द राइटर्स डिड नॉट विश टू मेक एनी क्लेम टू हैविंग प्रोड्यूस लिटरेचर, को लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी जाती। दीज आर फ्रैंक एंड सिंसियर अकाउंट ऑफ वट एक्चुअली हैपेंड। मतलब जो सच में हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। लिटरेचर में तो कुछ भी आ सकता है ना हमारा, कुछ मतलब फिक्शन भी हो सकता है, रियलिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पोइम, पोइट्री, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तो डे टू डे लाइफ की सिंसियर अकाउंट होती हैं, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं, है ना। मतलब उसमें बोल देते हैं ना, हमारे लाइक सीरियल होते हैं, यह जो हमारा एपिसोड है सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो ये हमारी डायरी भी सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। ठीक है, द डायरीज इज असेंशली एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क होता है, यट इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द ऑटोबायोग्राफी। ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क होता है, लेकिन इसको ऑटोबायोग्राफी से हम कंफ्यूज नहीं कर सकते। ऑटोबायोग्राफी कुछ और होता है, ठीक है, और डायरी कुछ और होता है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कुछ और होता है। मतलब इन तीनों में आप डिफरेंस, मुझे पता है, समझ सकते हो। मतलब इतना छोटी चीज़ें बताने का कोई मतलब सेंस नहीं बनती यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चला डायरी होती क्या है
और उनका क्या इंटेंशन होती है, जो हमारे जो भी कोई डायरी रिटर्न का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे डायरी राइटर्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं। सैमुअल पिपीज एंड जॉन एवलिन वर द मोस्ट फेमस डायरिस्ट राइटर। The diary writer have played an important role not only in literary development but also in the recording of historical event। इन्होंने क्या बोला, ये केवल लिटरेरी डेवलपमेंट में ही हमारी हेल्प नहीं करते बल्कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। उस टाइप पे क्या हिस्टोरिकल, लाइक आप डायरी लिख रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट कर दी लाइक कोरोना टाइम में, भाई इनफ टाइम था, पर्सन किसी भी पीपल के पास, कोई भी पर्सन था, काफ़ी टाइम था, तो उसने डायरी राइटिंग स्टार्ट कर दी। तो कहीं ना कहीं उसकी डायरी में वो जो डे टू डे या डेली एक्सपीरियंस जो लिखेगा तो वो कोरोना की बात करेगा, है ना। क्योंकि बात ही क्या होगी उस टाइम पे, भाई हम आजकल ये हो रहा है, आज ये सबसे पहले डेट लिखेगा, आज मैं बाहर नहीं जा सका, क्यों नहीं जा सका, उसका रीज़न लिखेगा, या कुछ भी, आज गलियों में कोई था नहीं, कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ झलक दिखाई देगी हमारी हिस्टोरिकल। और सबसे मेजर हिस्टोरिकल वर्क है कोरोना, है ना, जो कोरोना ये जो इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ, तो इसकी झलक हमारे उसमें डायरी में दिखेगी। तो हिस्टोरिकल इवेंट की रिकॉर्डिंग भी दिखाई देती है। फॉर द रिक्रिएशन ऑफ द पास्ट डेज द डायरिस्ट आर परहैप्स आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ डिटेल, ये रिचेस्ट सोर्स बताया गया है। दे प्रोवाइड डिटेल्ड अकाउंट नॉट ओनली ऑफ मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स बट आल्सो पर्सनैलिटी। मतलब अब बात हो रही है सैमुअल पिपीज एंड जॉन एवलिन की डायरी, उनकी डायरी है जो उसमें कुछ उन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट की बात किया है, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक कोई पर्सन लिखता है तो वो हिस्टोरिकल इवेंट अपने आप ही आ जाती हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी, मतलब किसी अदर पर्सन के बारे में भी लिखेगा जिसके वो कॉन्टैक्ट में है ना। तो इनकी जो ये दोनों इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पर्सन है दोनों लोग लगभग, तो इनके कॉन्टैक्ट में जो भी पर्सन उस टाइम पे आए होंगे वो वही पॉलिटिकल पर्सन होंगे, पॉलिटिकल इवेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हम करते हैं वही हम हमारे माइंड में रहता है, उसकी हम बात करते हैं। तो इस वजह से इनकी डायरी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये इवेंट्स भी वही बात करेंगे, क्योंकि इनसे ही हमें पता चलता है मेन क्या चल रहा था वहाँ पे। एक कॉमन मैन लिखेगा, उसका एक्सपीरियंस कुछ और होगा, लेकिन जब एक पॉलिटिशियन एक सिस्टम में बंदा है और वो सिस्टम के बारे में बता रहा है तो वो उसका काफ़ी ऑथेंटिक होगा। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल बैकग्राउंड, मैनर्स, मोरल, कंटेम्प्रेरी टेस्ट एंड फैशन। मतलब इस चीज़ के बारे में भी उन्होंने बात किया, सोशल बैकग्राउंड क्या था उस टाइम पे, किस टाइप के मैनर्स एंड मॉरल्स थे, कंटेम्प्रेरी टेस्ट कैसा था, किस टाइप का फैशन था वहाँ पे, ठीक है। इसकी बातें करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले जो मेजर डायरी राइटर हैं, सैमुअल पिपीज। ही वॉज बोर्न इन 1633 and died in 1703. In about 1644, Pepe attended the Huntington Grammar School before being educated at St. Paul's School. मतलब थोड़ा स्कूलिंग वगैरह इनकी याद कर लेना। He attended the execution, important event. He attended the execution of Charles First. एग्जीक्यूशन मतलब जब उसको फांसी लगा दी गई थी। हमारे जो चार्ल्स फर्स्ट थे, इनके टाइम में सिविल वॉर होती है ना, जो ओलिवर क्रोमवेल होते हैं, ठीक है, वो प्यूरिटन होते हैं, और ये जो चार्ल्स फर्स्ट के जो एक्स्ट्रावेजन, मतलब जो काफ़ी खुले खर्चे कर रहा था, इसकी पॉलिसीज से परेशान थे और काफ़ी खर्च कर रहा था, ये सरकारी खजाना सब कुछ मोस्टली इसने लुटा दिया था। तो इसकी कुछ हैबिट्स की वजह से जो अदर जो मतलब पर्सनैलिटी थी फेमस, वो इनसे काफ़ी परेशान थी। में स्पेशली थे जो प्यूरिटन, वो इनकी हैबिट्स को पसंद नहीं करते, तो सिविल वॉर होती है और इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट मतलब फांसी दे दी जाती है 1649 में। तो इसके बारे में सैमुअल पिपी बात करते हैं अपनी इस डायरी में। इम्पोर्टेंट इवेंट है भाई, ठीक है। मतलब चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं, और जो चार्ल्स सेकंड है वो इनके जो बेटे होते हैं वो फ्रांस भाग जाते हैं, ठीक है, और उनके बारे में बात करते हैं। चार्ल्स सेकंड आते हैं, क्योंकि चलो आगे बताती हूँ मैं इसका, ठीक है। पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं। इन 1650 ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज हैविंग रिसीव्ड 2 एग्जीबिशन फ्रॉम सेंट पॉल स्कूल। अनदर इम्पोर्टेंट लाइन इज हिज डायरी वॉज डिस्कवर्ड इन 1825 एंड पब्लिश इन 1983। एक मिनट, इसको
मैं ये हटा देती हूँ, अब पढ़ो। जो लास्ट लाइन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब उसकी डायरी 1825 में तो डिस्कवर हुई है और पब्लिश इन 1983। मतलब मीनिंग क्या हुआ भाई, इसकी डायरी के बारे में किसी को पता ही नहीं था पहले। 1825 से पहले इनकी डायरी के बारे में किसी को पता नहीं था, तो इसका मतलब वो डिस्कवर हुई है 1825 में, लेकिन पब्लिश नहीं हुई। मतलब पूरा एक पूरा मतलब एक सेंचुरी लग गई इसी टाइप से, आप सोच सकते हो। सेंचुरी से भी ज़्यादा हो गई है तो, है ना, कितना टाइम लग गया, तो 100-150 साल लगे। 1983 में जाके पब्लिश हुई है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों। जो एक तो लास्ट लाइन है कि चार्ल्स सेकंड का जो एग्जीक्यूशन होता है। He was the most famous diarist. He served as administrator of Royal Navy and member of Parliament. मतलब वो politician थे, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। He gives a detailed and realistic account of important contemporary events. कुछ मैंने जैसे बताया भाई, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स थी, कुछ अकाउंट्स थे, उनके बारे में बात करती है हमारी डायरी। तो उसके बारे में जिस इवेंट की इन्होंने बात की है वो कौन से इवेंट हैं। प्लेग, फायर ऑफ लंडन एंड डच वॉर। इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। वो कौन से 3 या 4 इंसिडेंट हैं जो इनकी डायरी से हमें पता चलता है, जिनके बारे में, ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, द फायर ऑफ लंदन एंड द डच वॉर। और हमारे जो चार्ल्स सेकंड का कोरोनेशन पीरियड लगा लो, या फिर चार्ल्स फर्स्ट की जो एग्जीक्यूशन होता है। अनदर इंपॉर्टेंट लाइन इज द लास्ट, ही यूज द एक्सप्रेशन एंड, एक एक्सप्रेशन यूज करते थे अपनी जो डायरी के बिल्कुल एंड में, सो टू बेड, ठीक है। सो टू बेड इतना याद रख लेना, उनकी डायरी के लास्ट में वो क्या जो एक्सप्रेशन यूज करते थे, सो टू बेड। दिस मास्टर डायरी स्टार्टेड इज, इंपॉर्टेंट है ये भी, उन्होंने अपनी डायरी राइटिंग स्टार्ट की 1660 में, और एंड कब करते हैं, 1669 में। 9 साल लग गए, मतलब 9 साल तक ये अपनी डायरी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट डेट आ चुकी हैं, कौन सी 1825 में डिस्कवर हुई है, 1983 में पब्लिश हुई है, और इन्होंने स्टार्ट कब करी है, 1660 में, ठीक है। और 1669 में क्या ये एंड कर देते हैं डायरी राइटिंग। इंपॉर्टेंट है, क्यों एंड कर देते, क्यों बंद कर देते। हिज आई साइट बिगिन टू ट्रबल हिम एंड ही फियर दैट राइटिंग टू डिम लाइट वॉज डैमेजिंग हिज आई साइट। उसकी आई साइट वीक होने की वजह से वो अपनी डायरी को स्टॉप कर देते हैं। और ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने देना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं द डायरी। ये तो हमने बता ही दिया, 1660 में स्टार्ट करते हैं, 1669 तक वो मतलब कंटिन्यू करते हैं अपनी डायरी को। और फिर ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लास्ट लाइन इम्पोर्टेंट है। जो हमारे जॉन स्मिथ है, इन्होंने इसकी ट्रांसक्राइब किया विद ग्रेट एक्यूरेसी। मतलब इन्होंने जो सैमुअल पेपे की जो डायरी है, पिपीज है भाई, ये पेपे नहीं है, पिपीज, पिप्स बोल लो, पिपीज बोल लो, पिप्स है। सैमुअल पेपीज की डायरी को किसने ट्रांसक्रिप्ट किया, अगेन जॉन स्मिथ ने। ये इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट लाइन और जो लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉन स्मिथ ने इनकी डायरी को क्या किया, ट्रांसक्रिप्ट किया है। एंड देन कम्स व्हाट वाज इन हिज डायरी। इनके अभी जैसे बताया कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स थे वो इन्होंने इसको डिफाइन किया है, उनके बारे में बताया, कुछ ऐसा ऐसा हुआ था। तो क्या क्या है वो चीज़ें। ही गिव्स ए समरी ऑफ द इवेंट्स दैट वर टेकिंग प्लेस इन इंग्लैंड। ही डिस्कस्ड द डिफीट ऑफ ओलिवर क्रोमवेल एंड द प्लान्स ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। मतलब इनकी डायरी कब लिखी गई हैं, जो अभी अभी बताया, 1660 में। 1660 में टाइम कौन सा था, मैंने पॉलिटिकल बैकग्राउंड करवाया था, उसमें मैंने बताया होगा। 1660 रेस्टोरेशन पीरियड तो स्टार्ट होता है ना हमारा, जो एज का ही नाम है। और किसका रेस्टोरेशन होता है, चार्ल्स सेकंड का होता है। और डिफीट किसकी होगी, क्योंकि ओलिवर क्रोमवेल चले हुए थे, है ना। चार्ल्स फर्स्ट को मारा उन्होंने, फिर उनका जो उनका राइन स्टार्ट होता है 1660 से लेके, नहीं 1642 से लेके शायद 1660 तक है। और 1658 में ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो जाती है। तो इनकी डेथ होने के बाद जो चार्ल्स सेकंड है, उनको पता, नेचुरल डेथ होती है भाई, कि कोई मतलब ऐसा मर्डर वगैरह कुछ नहीं था। ओलिवर क्रोमवेल की डेथ 1658 में होती है, और ये नेचुरल डेथ होती है, कोई मर्डर नहीं था, कोई मतलब वॉर में डेथ नहीं होती है। तो चार्ल्स सेकंड को पता चलता है, और वो दोबारा से अपना थ्रोन पर क्लेम करने के लिए दोबारा से फ्रांस से वहाँ से आ जाते हैं, और इंग्लैंड पे इंग्लैंड पर इनका अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो रेस्टोरेशन किसका हुआ, चार्ल्स सेकंड का। और कब हुआ, 1660 में।
तो समझ आ गया किस किस इवेंट के बारे में इन्होंने बात की है। एक मिनट। डिफीट ऑफ क्रोमवेल, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की किसकी, चार्ल्स सेकंड की। अब बात करते हैं चार्ल्स सेकंड। ये शायद मैंने पूरी इवेंट को इसको मैंने बता दिया है, ठीक है। ओलिवर क्रोमवेल डिफीटेड चार्ल्स सेकंड एट द बैटल ऑफ वॉरचेस्टर। चार्ल्स सेकंड ओलिवर क्रोमवेल डिफीटेड चार्ल्स सेकंड एट द बैटल ऑफ वॉरचेस्टर। चार्ल्स सेकंड फ्ली टू फ्रांस, मतलब ये पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाद में तो इनकी डेथ के बाद आता है ना चार्ल्स सेकंड, तो इनके जब 1652 में डेथ हो जाती तब आते हैं। जो बैटल हुई थी बैटल ऑफ वॉरचेस्टर किसके किन किन के बीच में हुई है, चार्ल्स सेकंड एंड ओलिवर क्रोमवेल के बीच में होती है। और लेकिन कौन हार जाते हैं, चार्ल्स सेकंड हार जाते हैं और वो फ्रांस चले जाते हैं। After the defeat of Oliver Cromwell, death of Oliver Cromwell, Charles II was brought to the throne in 1660. ये मैंने बता दिया। Monarchy restored after 11 years of military rule. मिलिट्री रूल किसका था, किसके रूल को मिलिट्री रूल बोला गया यहाँ पे, ओलिवर क्रोमवेल के। अब बात करते हैं जो मेजर इंसिडेंट जो इन्होंने अपने उसमें बताया है, डिस्क्राइब किया, जिनके बारे में बताया है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, ये कब आता है, ये डेट याद रखनी भाई, 1665 में। ऐसा नहीं है कि तभी आता है, ये इससे पहले भी कई बार आ चुका है प्लेग, ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लेना। 1592 में, 1603 में, 1625 में एंड 1636 में ये लंदन में मतलब अपना आ चुका है कई बार। और 1603 में क्या होता है, 1603 ये पीरियड होता है अराउंड विलियम शेक्सपियर का पीरियड होता है, ठीक है, एलिजाबेथन पीरियड होता है। उस टाइम पे क्या होता है, प्लेग की वजह से, अभी बात हुई ना हमारे एक प्यूरिटन एज में, वो ये 1642 में थिएटर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, लेकिन थिएटर क्लोज होते हैं 1603 में, यहाँ पे भी होते हैं। और रीज़न क्या था, वहाँ पे प्लेग की वजह से थिएटर क्लोज कर दिए जाते हैं। उसी टाइम पे थिएटर एग्जिस्टेंस में आते हैं ना, 1599 में द ग्लोब आता है, तो क्या होता है, प्लेग फैल जाता है और ये थिएटर क्लोज कर दिए जाते हैं। लेकिन हमें इतना ही पता है 1642 में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई, 1603 में भी थिएटर एक बार क्लोज होते हैं लेकिन ड्यू टू प्लेग। और 1625 में आता है, और ये मैंने बता दिए हैं, ठीक है। पेपे रिकास इट एज वीकली डेथ पोल, मतलब इसको पेपे क्या बोलते हैं, वीकली डेथ पोल बोलते हैं। वी फाइंड ए ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेग, इट बिगिंस इन द मंथ ऑफ जून 1665। पीपी नोटिस हाउस मार्क विद द रेड क्रॉस लगे हुए थे, मतलब वो बताता है कैसे कैसे क्या क्या डिस्क्रिप्शन देता है अपनी सिटी में क्या क्या हो रहा था। रेड क्रॉस अपॉन द डोर एंड दीज वर्ड्स वर रिटन ऑन देयर डोर्स, लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन अस। पीपी रोड्स ड्यू टू प्लेग क्राउडेड स्ट्रीट वॉज डिजर्टेड, मतलब जो स्ट्रीट काफ़ी क्राउडेड होती थी वो आज डिजर्टेड है, वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। इस टाइप से डिस्क्रिप्शन देता है। पिपीज फ्रेंड कलीग मूव टू कंट्री साइड एंड पिपी, मतलब इसके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो अपने गांव में चले जाते हैं, जैसे हमारे कोरोना टाइम पे हुआ था ना, सेम लाइक जहाँ पे भी हमारे जो रिलेटिव्स जो शहरों में रह रहे थे, मेट्रो सिटी में, दिल्ली या मुंबई या फिर कोई भी सिटी में रहे, वो गाँव में आ जाते हैं, जो उनका घर होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। इन्होंने भी अपने, ये खुद नहीं गए, इन्होंने अपनी मदर को भेज दिया था। और कुछ 16 अगस्त को ये कोटेशन देते हैं, बट लॉर्ड, ये कोटेशन है, इसको देख लेना भाई, हो सकता है पूछ लिया जाए ये कोटेशन देके, ठीक है। ये मतलब ये कोटेशन किसकी है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। बट लॉर्ड हाउ सैड ए साइट इट इज़ टू सी द स्ट्रीट एम्प्टी ऑफ पीपल, मतलब वही बात बता रहा है भाई, स्ट्रीट बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी हैं। एंड वेरी फ्यू upon the chains, jealous of the every door that one sees shut, least it should be the plague, and about us 2 shops in 3, if not more generally shut up, ठीक है, इसको पढ़ लेना। अब बात करते हैं वो किस नेक्स्ट इंसिडेंट की बात करते हैं, ग्रेट फायर ऑफ लंदन। इट टेक्स प्लेस इन 1666, ठीक है। 1666 में ये जो हमारा ग्रेट फायर ऑफ लंदन इट टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है, ये कहाँ पे आग लगती है, और बिलिंग्स गेट एरिया में आग लग जाती है। और उसकी एक जो मेड होती है वो बताती है इनको, सैमुअल पिपीज को उठाती है, भाई शहर में आग लग गई है। लेकिन ये दोबारा देखते हैं
और इनको लगता है अरे मतलब ये सीरियस नहीं है, और दोबारा से सो जाते हैं। लेकिन जब दोबारा से ये उठते हैं तब इनको पता चलता है कि 300 हाउसेज वर बर्न्ड, 300 घर टोटली जल गए थे, ठीक है। और जो लंदन ब्रिज है वो भी, उस पर भी खतरा मंडरा रहा था। तो ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, बिलिंग्स गेट एरिया, लंदन, ठीक है। और एक ये बहुत मतलब अच्छी वो डिस्क्रिप्शन देते हैं ग्रेट फायर ऑफ लंदन की। जो लास्ट लाइन है, फ्लेम्स वर एज हाई एज दे वर किसिंग द स्काई, ठीक है। फ्लेम्स वर एज हाई एज दे वर किसिंग द स्काई, ठीक है। उसके बारे में बता रहे भाई, फ्लेम्स इतनी, जो उसकी आग की जो लपटें इतनी तेज़ थी, इतनी भयानक थी, इतनी ऊंची थी कि वो ऐसा लग रहा था आसमान को किस कर रही हूँ, ठीक है। इस टाइप से इन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी है। इसका यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, इसका जो ये क्या है भाई, टाइम पीरियड, मतलब ग्रेट फायर ऑफ लंदन कब आता है और इस कहाँ से स्टार्ट होता है, और ये कोटेशन, ये जो लास्ट लाइन वाली है। हाँ, एक ये लाइन रह गई अपनी, ये सैमुअल पेपीज इन हिज डायरी वो बताते हैं कि जो हमारी जो आग है ना 4 दिनों तक चलती मतलब 4 दिनों तक कंटिन्यू रहती है, और इतना डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, मतलब हद से ज़्यादा। अब बात करते हैं अनदर इंसिडेंट ही डिस्क्राइब्ड इन हिज डायरी वॉज एंग्लो डच वॉर। इट टेक्स प्लेस इन 1665 में। 1665 में 2 इंसिडेंट होते हैं, कौन से एंग्लो डच वॉर और ग्रेट प्लेग और एंग्लो डच वॉर टेक्स प्लेस इन 1665, बट द ग्रेट फायर ऑफ लंदन टेक्स प्लेस इन 1666। इसमें के बारे में इसके बारे में क्या बोलते हैं हमारे जो पेपीज रोट अबाउट द सेकेंड एंग्लो डच वॉर, इन ऑल थिंग्स इन विजडम करेज फोर्स सक्सेस द डच हैव द बेस्ट ऑफ अस। एंड ये डच के बारे में प्रेज करता है, वो हमसे ज़्यादा बेटर हैं, और द वार इज विद द विक्ट्री ऑन देयर साइड, मतलब उनकी प्रेज कर रहे हैं ये, ठीक है। ये कोटेशन याद रख लेना भाई, डच की प्रेज कर रहे हैं। 1 मिनट में इसको रेज कर देती हूँ। हाँ, दोबारा से बोलते हैं। एंड किंग चार्ल्स सेकंड, जो किंग चार्ल्स हैं वो बोलते हैं डोंट फाइट द डच, इमिटेट दैम। चार्ल्स सेकंड बोलते हैं उनके साथ लड़ो मत, उनकी तो नकल करनी चाहिए हमें, मतलब इतना ग्रेटली लड़ रहे हैं वो। 1667 विद द वार लॉस्ट, पिपीज हेल्प टू डिस्चार्ज द नेवी, ठीक है। इतना नोट दैट इंपॉर्टेंट 2 लाइन है, तीनों लाइन है, जो फर्स्ट 3 लाइन है वो तीनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है जो रिपीटेडली पूछा जाता है, मतलब पता नहीं जब भी सैमुअल पेपीज का नाम आएगा, ये कोटेशंस, मतलब ये जो उनके कमेंट्स हैं विलियम शेक्सपियर के वर्क पे, वो यही पूछे जाते हैं, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो कमेंट्स करते हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले के ऊपर, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है। वो कौन से प्ले हैं, अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम एंड ट्वेल्थ नाइट। मिडसमर नाइट ड्रीम के बारे में बोलते हैं, इट वॉज द मोस्ट इंसिपिड रिडिकुलस प्ले आई एवर सा इन माई लाइफ। सबसे रिडिकुलस प्ले है, मतलब सबसे मजाकिया, या जिसमें ह्यूमर, काफ़ी ह्यूमर है, इसके बारे में बोलते हैं। देयर आर डिटेल्स रिगार्डिंग ड्रेस इन हिज डायरी, ड्रेसेस के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जो ट्वेल्थ नाइट के बारे में बोलते हैं, इट इज़ अ मोस्ट सिली प्ले नॉट रिलेटेड टू नेम और डेट, ठीक है। ये इसके बारे में रिडिकुलस प्ले किसको बोलते हैं, मिडसमर नाइट ड्रीम को, और सिली प्ले ट्वेल्थ नाइट को बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके प्ले हैं, हमारे विलियम शेक्सपियर के प्ले। अब बात करते हैं हम जॉन एवलिन। जॉन एवलिन, ही वॉज बोर्न इन 1620 and died in 1706. He was an English writer, landowner and gardener, courtier and minor government official, who is now best known as a diarist. He was the founding fellow of Royal Society. रॉयल सोसाइटी के जो फाउंडिंग फेलो होते हैं, और ये कब आती है, 1662 में। रॉयल सोसाइटी की फाउंडेशन कब होती है, 1662 में। और जो वन ऑफ द फाउंडिंग फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी वॉज जॉन एवलिन। अमंग द मैनी सब्जेक्ट एवलिन रोट अबाउट गार्डनिंग, मतलब ये जो इनकी डायरी है गार्डनिंग के बारे में बताती है, क्योंकि खुद गार्डनर थे ना, तो गार्डनिंग के बारे में भी बातें करते हैं। ही लेफ्ट ए ह्यूज मैन्युस्क्रिप्ट ऑन द सब्जेक्ट एंड वाज नॉट प्रिंटेड अंटिल 2001। अब बात करते हैं इनके मेजर वर्क हैं।
इसके बारे में मतलब इट नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इसको आप स्किप कर सकते हो। ये मतलब अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा है हमारा सॉरी फॉर दैट। अब बात करते हैं हम जॉन एवलिन की। जैसे उन्होंने हमने सैमुअल पेपेज की डायरी के बारे में बात की है, उसी टाइप से हम जॉन एवलिन की डायरी के बारे में बात करते हैं, किस किस इंसिडेंट की बातें कर रहे हैं। जॉन एवलिन्स डायरी और मेमोर स्पान द पीरियड ऑफ हिज अडल्ट लाइफ फ्रॉम 1640 से लेके 1706, उनकी डेथ टाइम तक वो कंटिन्यू करते हैं। कब स्टार्ट करते हैं? 1640 से, और डेथ टाइम तक उसको कंटिन्यू करते हैं 1706 में। ही डिड नॉट राइट डेली एट ऑल टाइम्स, वो डेली नहीं लिखते थे अपनी डायरी को। The many volume provide insight into the life and the events at the time before regular magazine or newspaper were published. John Evelyn's diary was first published posthumously 1818। ठीक है, क्या टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है? 3 डेट आ गई है यहाँ पे इस पूरी स्लाइड में। जो याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 1640, 1706 और 1818। पोस्ट्यूमसली मतलब उनकी डेथ के बाद ये डायरी उनकी पब्लिश होती है। हाँ, लास्ट रह गया इनका, ये लास्ट लाइन देखना। अमंग द मैनी सब्जेक्ट एवलिन रोट अबाउट गार्डनिंग वॉज एन इंक्रीजिंग ऑब्सेशन, ही लेफ्ट ए ह्यूज मैन्युस्क्रिप्ट ऑन द सब्जेक्ट दैट, ये हमने पीछे देख लिया है इसको। गार्डनिंग का भी के बारे में भी जिक्र करते हैं। इट इज़ इन क्वार्टो, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इसको आप स्किप कर सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डिस्पाइट एंट्रीज गोइंग बैक टू, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो लास्ट लाइन है यही इम्पोर्टेंट है इस पूरे स्लाइड में। ए सिलेक्शन फ्रॉम दिस वॉज एडिटेड बाय विलियम ब्रे विद, मतलब इसमें पूरा क्रक्स क्या है, जो विलियम ब्रे हैं इन्होंने इनकी जो इनकी डायरी होती है पब्लिश तो हुई नहीं थी, इनकी वजह से पब्लिश होती है। इन्होंने इनकी फैमिली से परमिशन ली, इनकी डायरी के बारे में मैं पब्लिश करवाना चाहता हूँ, फैमिली ने इसको अलाउ कर दिया। और 1818 में जो बात कर रहे थे हम, 1818 में इसको पब्लिश कर दिया जाता है विद द टाइटल द मेमोर इलिस्ट्रेटिव ऑफ लाइफ एंड राइटिंग ऑफ जॉन एवलिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। विलियम, हमने बात तो सुन ली 1818 में पब्लिश हुई है, लेकिन किसने की है? विलियम ब्रे ने। और किस टाइटल से की है? ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कौन सा टाइम पीरियड कवर कर रही है? 1641 से लेकर 1705। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। लेकिन देखो ध्यान से देखना इसको, इस डेट को 1640 से लेकर 1706 में तो लिखी गई है, लेकिन जो विलियम ब्रे ने, जो ब्राय है या ब्रे है, जो इन्होंने जिसको पब्लिश किया, जिस टाइटल से कि वो टाइम पीरियड कौन सा कवर कर रही है? 1641 से लेकर 1705 तक का, याद रखना इसको। व्हाट इज़ इन हिज डायरी, मतलब उसकी डायरी में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से वो पब्लिश हुई, इतने इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने सैमुअल पेपेज का किया है वही देखते हैं। इसमें इन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की है। एवलिन्स वर्क कवर आर्ट, कल्चर, पॉलिटिक्स, ये तो चीज़ें कवर करती हैं ना, हमारा आर्ट, हमारा कल्चर, हमारे पॉलिटिक्स, तो झलक तो हमें दिखाई देती है हमारे वर्क से, चाहे हम किसी टाइप का वर्क है हमारा, चाहे ऑटोबायोग्राफिकल है, चाहे डायरीज़ हैं, या लिटरेरी वर्क है, या इवन हमारा अगर न्यूज़पेपर भी है ना, उससे भी हमें कल्चर का पता चल जाता है, किस टाइप का कल्चर है, किस टाइप की पॉलिटिक्स है ना। पॉलिटिक्स का तो इवन पता ही चलता है हमारे न्यूज़पेपर से। इंक्लूडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, ओलिवर क्रोमवेल राइज एंड इवेंचुअली नेचुरल डेथ, वो बता चुकी मैं। द लास्ट ग्रेट, मतलब इसके बाद चार्ल्स फर्स्ट के बारे में बात कर रहा है, उसके एग्जीक्यूशन के बारे में बात कर रहा है, ओलिवर क्रोमवेल कैसे मतलब एग्जिस्टेंस में आते हैं और फिर उनकी कैसे डेथ होती है। द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, जो प्लेग कब आता है? 1665 में। और जो ग्रेट फायर ऑफ लंदन, वही जो बातें हमारे सैमुअल पेपेज ने बात की है, जिसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया, इन्होंने भी वैसा ही डिस्क्रिप्शन दिया। प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? गार्डनिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं ये। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। और निकल के क्या आता है, इनकी डायरी, दोनों राइटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट डायरी राइटर्स हैं, 1-2 राइटर और रह गए हैं शायद, डायरी हाँ रह गए हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी मैं इसको। अब इम्पोर्टेंट क्या है, क्रक्स क्या निकलता है, पूरी जो वीडियो है हमारी, हमें क्या नाम याद रखना? सैमुअल पेपेज, जॉन एवलिन। और सैमुअल पेपी मतलब इनकी कब डायरी डिस्कवर हुई है, कब पब्लिश हुई है, कब इन्होंने स्टार्ट किया और कब इन्होंने एंड किया, और क्या क्या इंसिडेंट की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ठीक है,
बस इतना याद रखना, ज़्यादा नहीं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करने की कोशिश क्या मतलब एंड ही करना चाहूँगी। और आप सबसे यही मेरी गुजारिश है कि जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर टुडे।